डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम बीटर। दोस्तों, आज हम लोग जो है हिंदी भाषा का सेट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने 26 जून 2011 का जो था वो ये बाल विकास का पोर्शन सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसके बाद आगे का पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा सेट होगा हिंदी का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले 91 to 105 निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने सबसे उचित। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है। मतलब कि कोई लेसन है, उसमें आपको कोई जो फिगर्स बने होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, क्या उस पुस्तक में उन चित्रों को देने का क्या उद्देश्य होता है। देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने क्या क्या है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ठीक है दोस्तों, ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो पहली चीज तो देखिए इसमें क्या देखना है कि कुछ जो चित्र हैं, चौथा ऑप्शन अगर हम देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ये क्या बात हुई? प्रचलन की तो कोई बात ही नहीं। मतलब कि ऐसे मतलब सबको देख रहे हैं कि चित्र है तो सबको देते चले जा रहे हैं। मतलब देखा कि सारी किताबों में चित्र, ये हमारी प्रथा है चित्र देना। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चित्र देना दोस्तों कोई प्रथा नहीं होती। तो ये ऑप्शन क्या करेंगे, कट कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। शोभा, हम भैया शोभा बढ़ाने के लिए नहीं कुछ काम कर, हम ऐसी चीज करेंगे जिससे क्या है बच्चे का इंटरेस्ट जगे और बच्चा उस चीज को पढ़े। बस हमें शोभा बढ़ाने से नहीं, इसका कोई हमें किसी काम को ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें शोभा बढ़े। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, हटा देते हैं ये भी ऑप्शन। अगला ऑप्शन है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। आकर्षक बनती, बिल्कुल आकर्षक बनती है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है सही। और उसके पहले और ऑप्शन देखते हैं, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। कल मैंने आपको बताया था मूर्त। मूर्त मतलब जो हो गया सामने प्रत्यक्ष दिख रहा, अमूर्त मतलब जो उससे संबंधित हो लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा हो। ठीक है, अब जो तो जब पाठ में जब अगर चित्र दिए जाएंगे, पाठ में अगर चित्र दिए हुए, जैसे मैंने कल आपको ताजमहल वाला उदाहरण बताया, तो जैसे उसका चित्र बना देंगे तो बच्चा उसके बारे में थोड़ा सोचने का प्रयास करेगा, उस चित्र के माध्यम से वहां तक, जैसे माइंड मैपिंग में मैंने बताया था, उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो उसका तो इस ऑप्शन नंबर सेकंड के कंपेयर में अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर थर्ड, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा दोस्तों? तो पहला वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा ना इन दोनों के कंपेयर में। तो पहला वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आपके सामने है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? तो दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अभिव्यक्तात्मक कौशल को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं। क्या पता होना चाहिए? भाषाई भाषाई कौशल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं। जब आपको भाषाई कौशल पता होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखते हैं कैसे पता करेंगे भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, तब देखते हैं। तो दोस्तों भाषाई कौशल हम लोग जानते हैं, भाषाई कौशल जानते हैं कौन कौन से। तो भाषाई कौशल दोस्तों, भाषा कितने, चार प्रकार के कौशल होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? चार प्रकार के। कौन कौन से नाम समझिएगा, LSRW। क्या बताया था मैंने दोस्तों, क्या बताया? चार कौशल, LSR और W। LSR और W। ठीक है, अब देखिएगा एल का मतलब क्या होता है। एल का मतलब होता है लिसनिंग। क्या होता है दोस्तों? एल का मतलब होता है लिसनिंग। ठीक है दोस्तों, एस का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग। आर का मतलब होता है रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। LSRW समझ में आया? अब लिसनिंग का मतलब यहाँ पर समझना है। लिसनिंग का मतलब यहाँ पर दोस्तों सुनना नहीं होता। क्या दोस्तों नहीं होता? सुनना नहीं होता। यहाँ पर लिसनिंग का मतलब हो जाता है हमारा यहाँ पर क्या, श्रवण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? श्रवण। लिसनिंग का मतलब दोस्तों हमारा यहाँ पर होता है क्या, श्रवण। ठीक है, अब स्पीकिंग का मतलब बोलना नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, वाचन। क्या होता है हमारा यहाँ पर दोस्तों? वाचन। आर का मतलब होता है रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना नहीं होता। यहाँ पर क्या हम मानेंगे, पठन। क्या मानेंगे? पठन दोस्तों। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। राइटिंग का मतलब लिखना नहीं, लिखने की जगह हम क्या मानेंगे यहाँ पर, लेखन। ठीक है, तो अब दोस्तों समझिएगा क्या हो गया। पहला आपका कौशल कौन सा हो गया, श्रवण। दूसरा हो गया वाचन, पठन और लेखन। चार कौशल बताया मैंने कौन कौन से, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना LSRW। LSRW यही LSRW याद रखना। ये किस लिए मतलब, क्योंकि ये याद रखने में आसान रहेगा। यही शिक्षण कौशलों का क्रम भी होगा दोस्तों। पहले अगर कोई पूछता है आपसे, पेपर में आता है कि शिक्षण कौशल का प्रथम क्रम कौन सा है, प्रथम कौशल कौन सा, तो आप तुरंत बता दें क्या, एल। एल का मतलब श्रवण, लिसनिंग, श्रवण। दूसरा है एस, तीसरा है आर, चौथा है डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन जाने से पहले एक चीज और देखेंगे, क्या होगा इसमें, जो मैंने LSRW था, LSR और W ये चारों बताया था, तो इनमें से जो ये वाला होता है कौन सा, पहला और तीसरा, ये कौन सा होता है जो पहला और तीसरा होता है, ये दोस्तों क्या होता है, ग्रहणशील कौशल होता है। कैसा होता है? ग्रहणशील कौशल।
ये कैसा होता है, ग्रहणशील कौशल होता है। और जो दूसरा और चौथा होता है दोस्तों, ये दोनों, दूसरा और चौथा मतलब एस और डब्ल्यू, ये कैसे होते हैं, उत्पादक कौशल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, उत्पादक कौशल। ठीक है, तो ये दोस्तों उत्पादक कौशल होते हैं, मतलब दूसरा और चौथा एस और डब्ल्यू क्या होता है, उत्पादक कौशल होते हैं। अब देखिए एस और डब्ल्यू जो उत्पादक कौशल है, तो इसमें क्या क्वेश्चन किया था, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, मतलब जिनसे आप कोई बात अपनी अभिव्यक्त कर सकें। तो जो दोस्तों उत्पादक कौशल है, जो उत्पादक कौशल थे हमारे, उत्पादक कौशल, जो हमारे दोस्तों उत्पादक कौशल थे, वही हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएंगे। अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक कौशल, वही दोस्तों हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक मतलब समझ रहे ना, मतलब अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके, मतलब जो भी आपके विचार थे उनको आप व्यक्त कर सकें। तो व्यक्त कौन कौन से, अब एल, एल का मतलब होता है लिसनिंग, लिसनिंग में श्रवण, तो श्रवण से आप व्यक्त कर सकते नहीं। अब तीसरा कहते ग्रहणशील में दो थे ना, एल और आर था, पठन, पढ़ करके आप अपने विचार व्यक्त कर सकते नहीं। विचार दो तरीके से व्यक्त कर सकते, या तो आप बोल करके और या फिर आप लिख करके। अपने मन के विचार तभी तो सामने पहुंचा सकते हैं, मतलब वाचन और लेखन। अब देखिए वाचन और लेखन कहाँ है, वाचन मतलब क्या होगा, बोलना, बोलना और लिखना, ये ऑप्शन है यहाँ पर, बोलना और लिखना, तो ये वाला यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको सही। अब व्यक्तात्मक कौशल पूछा है आपसे, ठीक है, तो बोलना और लिखना आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चार ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना और ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। ठीक है, बताइए, उद्देश्य नहीं पूछा है। अच्छा देखिए, भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, पहले आप ये समझिए क्या है। भाषा दरअसल जो कोई भी भाषा, भाषा अगर आप सीखते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, संस्कृत भाषा, कोई भी भाषा अगर आप सीखते हैं, तो भाषा का सबसे बड़ा सीखने का उद्देश्य क्या होता है कि आप, या उद्देश्य का मतलब आपको अगर तभी माना जाएगा कि भाषा आपने अच्छी तरह सीखी है जब आप अपनी बात को किसी के सामने अभिव्यक्त कर सकें, मतलब आप अपने विचारों को उस भाषा में व्यक्त कर सकें। बस यही भाषा की सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र माना जाएगा। तब मान लिया जाएगा कि आपने उस भाषा का पूर्णतया अर्जन कर लिया है। लिखकर करें, आप बोल कर करें, जैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने विचारों को उस भाषा में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब तब इस जगह उस जगह ये मान लिया जाएगा कि आपने पूरी तरह से भाषा का अर्जन नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आती है दोस्तों। तो अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो अब मतलब संदर्भ कोई भी, चाहे जहां पर हो आप अपने भाषा का प्रयोग कर ले जाएं, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा ले जाएं, सामने वाले को समझा ले जाएं। यही माना जाएगा कि आपने अपनी भाषा पर, आपकी कमांड है, आपने वो भाषा अर्जित कर ली। तो क्या ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा, बिल्कुल ये होगा। तो इसको हटा देते हैं, ये तो सही हो गया। ठीक है, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, बिल्कुल अभी मैंने आपको क्या बताया, भाषा सीखने का उद्देश्य तब सफल, भाषा शिक्षण का उद्देश्य तब सफल माना जाएगा जब आप अपनी बात सामने वालों को समझा ले जाए, अपनी बात कह ले जाएं। आप अच्छा, आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा जानते हैं, तो अंग्रेजी भाषा पता चला आपको कम आती है, आपको हिंदी भाषा आपकी मातृभाषा है, तो आप क्या करते हैं, जब भी किसी को सामने अपनी बात, आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कब कह पाते हैं, जब अपनी मातृभाषा में बात करो, क्योंकि मातृभाषा में आपको सोचने विचारने की तनिक भी जरूरत नहीं होती। आपको भाषा जन्म से वही आपकी भाषा है, तो आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप अपनी बात आत्मविश्वास से सामने वाले के सामने रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, मतलब ये उद्देश्य होगा। ठीक है, अच्छा चौथा ऑप्शन देखते हैं, वर्ण ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। इसमें क्या एक दूसरे से संबंध बनते हैं। ठीक है, ध्वनि संकेत जो चिन्ह है, इनका जब आप भाषा शिक्षण आप सीखते हैं तो उनमें ध्वनि संकेत चिन्ह भी सीखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये ऑप्शन आपका तीसरा दिया हुआ है, क्या, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। मैंने क्या बताया था कल, रटना, याद करना, ये सब चीजें इसमें नहीं आती हैं। आपको चीजों को क्या समझना है, आप अगर समझ रहे हैं चीजों को तो वो ऑप्शन सही होगा। रटना, याद करना, ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये सब ऑप्शन आपको हटा देने। तो उद्देश्य नहीं, यहाँ पर एक वर्ड आया था नहीं, कल मैंने आपको बताया था कि सीटेट के शिक्षण शास्त्र में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें नहीं लगा ही होता लास्ट में, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता बात पर निर्भर करती है। क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, अब देखते हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों दिए हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अच्छा दोस्तों, दो शब्द पहले होते हैं, कौन कौन से दो शब्द होते हैं पहले वो समझते हैं। क्या होता है, निदानात्मक एक परीक्षण शब्द होता है, निदानात्मक परीक्षण,
ठीक है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण होता है। दूसरा शब्द होता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, ये दोस्तों दो शब्द होते हैं, ठीक है। इन शब्दों में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। निदानात्मक परीक्षण, अब देखिए अब यहाँ से क्या निदान आदमी समझ लेते हैं, निदान मतलब हो गया, उसका काम फाइनल कर दे, निदान उसका जो भी समस्या है तो उसका निदान हो। नहीं दोस्तों, निदानात्मक इसके साथ एक वर्ड लगा, ये परीक्षण, ये परीक्षण वर्ड आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है, ये परीक्षण वर्ड लगा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात, इसमें रोल अदा कर रहा है, अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तो इसमें क्या है, निदानात्मक परीक्षण में हम बच्चे की कमजोरियों का पता लगाते हैं, बच्चा किस चीज़ में वीक है, बच्चे को क्या समस्या, हम उसकी समस्याओं का पता लगाते हैं। जब समस्याओं का पता लग जाता है तब हम उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण मतलब अब हम उसकी शिक्षा देंगे, उपचार, उपचारात्मक मतलब उपचार, उपचार मतलब जैसे रोगी का इलाज किया तो वैसे अब हम उसका इलाज करेंगे, वो रोगी नहीं है, उसकी समस्याएं जो हम उनका उपचार करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। अब बोल रहे हैं तो उपचार, अच्छा ये बताइए, अगर आपको किसी बच्चे की कमियों को पता लगाने के लिए कहा गया और मुझसे कहा गया कि मुझे उनका उपचार करना, तो मैं आपसे रिपोर्ट मांगूंगा कि भाई आपने क्या उनकी कमियों का पता लगा, तो आपने बताया 5 कमियां उसकी हमें दी कि ये 5 कमियां इस बच्चे के अंदर, आप इन्हें दूर कर दीजिए, ठीक। मैंने उसको तो आपने क्या किया, आपने निदानात्मक परीक्षण का कर किया, मैं अब क्या करूँगा, उपचारात्मक शिक्षण का। तो मैंने उन 5 कमियों को अच्छे तरीके से समझ करके दूर कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी बच्चा कमजोर रह गया, तो अब बताइए कमी किसके अंदर पाई जाएगी। मैंने तो भाई आपकी बात पे माना, आपने बोला 5 कमियां थी इस बच्चे के अंदर, मैंने उसको दूर कर दिया। आप अब कमी आपके अंदर पाई, क्योंकि आपने पता चला उसके अंदर 6 कमियां थी, एक कमी आपसे छूट गई है। तो कमजोरी किस बात पर है, कमजोरी होगी निदानात्मक परीक्षण पर, आ गई बात ना। तो अगर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता अगर कोई पूछता है किस बात पर निर्भर करती है, तो निर्भर करेगी वो किस पर, निदानात्मक परीक्षण की बात उस पर निर्भर करेगी, मतलब समस्या के सही कारण आपने पता लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। इसीलिए अच्छा, जैसे ये बोलते नहीं, जैसे आप पता चला गिनतियाँ आप सीखते हैं, गिनतियाँ के बाद जोड़ घटाना सीखते हैं, तो जोड़ना घटाना, तो जोड़ घटाना गुणा भाग, तो ये सब क्या है बाद में आएगा, पहाड़े उसके बाद आप सीखेंगे। तो क्या बोलते हैं, उसके बाद जब आप सवाल लगाने आते हैं, सवाल लगाने के पहले अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाए हैं, तो जब सवाल लगाने में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो आप उनको कर नहीं पाएंगे। तो समस्या का बोलते हैं ना, बेस कमजोर है इस बच्चे का, तो वही चीज़ है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात में, मतलब उसको पहले निदान में आपने उसकी कमियों का सही पता लगाया है कि नहीं, और सभी कमियों का पता लगाया कि नहीं, इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा सही ऑप्शन, हमारा सही दोस्तों यही वाला हो जाएगा फिर, समस्याओं के सही कारणों की पहचान पर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। अभी आपने भाषा कौशल, दोस्तों मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, 92 नंबर क्वेश्चन में आपके मैंने भाषा के चारों कौशल बताए थे, कौन कौन से थे, LSRW थे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, ठीक है। ये ऑप्शन को मतलब ही नहीं कोई, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, ये भी कोई मतलब नहीं, ये भी कट कर देते हैं हम लोग। क्या है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों, भाषा नियम वगैरह नहीं ध्यान देने, इसमें कोई व्याकरण नहीं पढ़ना है आप इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, बच्चा केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल ही सीखते हैं, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, यही कौशल सीखते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्रम से, हाँ बच्चा केवल सुनना बिल्कुल क्रम से सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ये दोस्तों देखिए, पहले आप बात समझिएगा, अभी मैंने जब आपको भाषा के चारों कौशल पढ़ाए थे LSRW, तो इसमें क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भाषाई कौशल होते हैं ये चारों परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंध रखते हैं, ठीक है। तो सबसे सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, मतलब एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, आप उसमें भाषा के शिक्षक हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किस बात को देंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, ठीक है, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग बिल्कुल करेंगे, अच्छी बात है। अब क्या, बच्चों को व्याकरण सिखाना, ये कोई बात यहाँ में, शुद्ध भाषा का प्रयोग, भाषाई कौशल, व्याकरण, अभी व्याकरण सिखाना तो अभी आप क्लास में गए, व्याकरण सिखाना बात आएगी। उसके पहले क्या है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन सारे पाठ एक साथ थोड़ा ना समझा देंगे, बिल्कुल एक जब आप पढ़ा रहे होंगे तो अच्छी तरह समझाएंगे जरूर। अब उसके बाद पहला ऑप्शन देखिए, अगर आप यहाँ क्या है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। एक भाषा शिक्षक के रूप में अगर आप क्लास में जा रहे हैं पढ़ाने, तो सबसे ज्यादा महत्व आपको वहां पर यह देना है कि बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग को अधिक से अधिक आप अवसर दें उनको, मतलब जितना ज़्यादा वो भाषा का प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा वो भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी और उतना ही ज़्यादा वो सीख पाएंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी की कक्षा में
हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ठीक है, हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। ये तो कोई बात नहीं हुई, जो अब मान लिया हिंदी कठिन भाषा है, आपके लिए अगर मातृभाषा है तो आपके लिए सरल लगेगी, किसी के लिए मातृभाषा नहीं तो उसके लिए हिंदी कठिन लगेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी सीखने के प्रति उसमें अरुचि होती है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ये प्रश्न थोड़ा सा क्या है, समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा सा क्या है, उसमें लोगों को समस्या खड़ी कर रहा है। क्या है क्वेश्चन ये, इसमें देखिए, इसमें एक शब्द है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, हिंदी तर भाषी, हिंदी तर। अब इसमें हिंदी तर भाषी में हिंदी तर जो सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान देखिएगा, क्या है शब्द क्या है, हिंदी तर। अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें, क्या कर दें, इसको अलग अलग कर दें, तो क्या हो जाएगा, हिंदी प्लस इतर। क्या हो जाएगा, हिंदी प्लस इतर। ठीक है, ये बात समझ में आई। हिंदी का मतलब हिंदी हो जाए, इतर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इतर का अर्थ देखिएगा, इतर का अर्थ होता है दोस्तों भिन्न। क्या होता है, इतर का अर्थ होता है दोस्तों भिन्न, भिन्न मतलब अलग। ठीक है, मतलब हिंदी इतर का मतलब हिंदी से अलग, बात समझ में आए दोस्तों, हिंदी से अलग, इस वर्ड का मतलब समझिए, हिंदी इतर मतलब हिंदी से अलग। तो हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। मतलब हिंदी की कक्षा है और हिंदी से अलग, मतलब उनकी हिंदी भाषा नहीं, उससे अलग बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बिल्कुल दोस्तों, उनकी मातृभाषा अलग है, हिंदी चूंकि उनकी मातृभाषा है नहीं, तो हिंदी की कक्षा में बैठे तो थोड़ा सा तो असहज महसूस करेंगे, इसलिए यहाँ पर यह ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 98 नंबर, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बोलना कौशल जो है उसमें क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस आपके सामने, मधुर वाणी, बिल्कुल मधुर वाणी महत्वपूर्ण है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अच्छा, मैंने अभी आपके उसके पहले बताया, भाषा आपने कोई सीखी, भाषा कहने की सफलता या उद्देश्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किसी भी परिस्थिति में अपनी भाषा में अपनी मतलब उस भाषा में आप अपनी विचार को, अपनी बात को कह सके, चाहे जिस परिस्थिति हो, और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, तो माना जाएगा कि आपने वो भाषा अच्छी तरह सीख ली है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा ऑप्शन देखिए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मतलब भाषा, इसमें भाषा सब्जेक्ट में, हिंदी भाषा में आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पेडागोजी के पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन जो सही करना होगा दोस्तों, वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे जिस परिस्थिति में हो, अपनी उस भाषा में आप अपने विचारों को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सामने वाले के सामने रख सके और उसे समझा सके। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होगा, इससे बड़ा कोई ऑप्शन सही ही नहीं हो सकता। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल है मतलब अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा मतलब समझ, सभी प्रकार के बच्चे हैं उसमें, आपको इसमें ध्यान देना है आपको। ठीक है, क्या है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। बिल्कुल, प्रिंट समृद्ध जो माहौल होता है दोस्तों, वो भाषा सीखने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। अब भाषा जो है परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। अब बच्चे क्या है, बच्चे परिवेश, जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ पर जो भाषा सीख रहे हैं, उनके जब वो सीखते हैं। अच्छा, जब आप लोग भी जैसे कोई सवाल वगैरह सीखते हैं, जैसे कोई विज्ञान में आप पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी अगर आप सीख रहे होते हैं, या कोई भी और चीज़ सीख रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आप उसको याद करने के लिए अपनी ट्रिक बना लेते हैं। आप इतिहास में कोई भी युद्ध याद कर रहे हैं, तराइन का युद्ध याद कर रहे हैं, पानीपत का युद्ध के याद कर रहे हैं, तो आप उसको याद करने की अपनी ट्रिक बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्योंकि वो आपको समझना है। तो इसमें क्या, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हो, भाषा प्रयोग अपने खुद के वो नियम बनाते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, ये अच्छी चीज़ है। अगर आप इस तरह की चीज़ें कर लेते हो तो इसका मतलब आपके अंदर जुझारू प्रवृत्ति के हैं, आपको जो है वो चीज, कुछ आप चीज़ों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, और आपके अंदर क्या है, रचनात्मक प्रवृत्ति है आपके अंदर, आप उसमें क्रिएटिविटी की गुण है आपके अंदर, आप जो है क्या करते हैं, अपने आप स्वयं नियम बनाते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्या है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ये ऑप्शन क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होगा। अभी मैंने आपको व्याकरण के नियम सिखाने भाषा शिक्षण सीखता, भाषा विकास शीघ्रता से होगा। आपको मैंने क्या बताया कि व्याकरण किसी भी मतलब भाषा का सिखाने का उद्देश्य, मतलब व्याकरण उसको व्याकरण रटा देना नहीं होता है। भाषा सिखाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, किसी भी परिस्थिति में अपनी बात, अपने विचारों को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सामने वाले के सामने रख सकना और सामने वाले को उस बात को समझा पाना। ठीक है दोस्तों, इस तरह का ऑप्शन बहुत पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आपको यही ऑप्शन सही करके आना है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 नंबर, कहानी सुनाने से
कहानी सुनाने से बच्चे की कल्पना शक्ति वह चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित होते हैं। ठीक है, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बिल्कुल। जब आप कोई कहानी सुना रहे होंगे कक्षा में, बच्चे शांत बैठेंगे, बिल्कुल। बच्चे अनुशासित रहते हैं, हाँ, जब सुन रहे होंगे चुपचाप तो अनुशासित भी रहेंगे, बच्चे प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर ये तीन चीजें तो होती ही होती हैं क्लास में, लेकिन उद्देश्य कहानी शिक्षण का क्या होता है? उद्देश्य ये तीन नहीं होता, हमें बच्चों को खुशी देनी, तो उद्देश्य हमें बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करना। जब हम उन्हें कहानी सिखाएंगे, मतलब सॉरी सुनाएंगे, जब हम उन्हें कहानी सुनाएंगे तो उस बच्चे में कल्पनाशील होंगे, उस बच्चे कहानी को सोचेंगे। बस हमें उनकी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करना है, यही हमारा उद्देश्य। तो बाकी ऑप्शन नहीं सही करने दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बच्चों का जो है लेखन कौशल का आपको क्या करना है? मूल्यांकन करना है। अच्छा देखिएगा इस क्वेश्चन, इसके ऑप्शन देखिएगा। सुंदर लेख का अभ्यास हो सकता है, श्रुत लेख, पाठाधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना, अपने अनुभवों को लिखना। 4 ऑप्शन है। अच्छा मैंने क्या होता है, आपका जिससे लेखन कौशल हो रहा है, जैसे कोई भाषा कौशल अभी आपका था, जब आप भाषा सीखते हैं कोई, तो भाषा सीखने में सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या बताया था, अभी किसी भी जब आप कोई भी, अगर आपसे कोई इंट्रो देने के लिए कहता है तो आप अपनी मातृभाषा में उसको इंट्रो देते हैं। क्या? क्योंकि उसमें आपको गलती होने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर होते हैं। आप अपनी मातृभाषा में अच्छे से समझा पाते हैं उसको, अपनी बात को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ रख पाते हैं और अच्छे से समझा पाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों इसमें, अब इसमें सुंदर लेख का अभ्यास और अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठाधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना, ये तो कोई बात ही, पाठ है प्रश्नों को उत्तर लिखना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। लेखन कौशल का आपको मूल्यांकन है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पर अगर कंपेयर करें आप, सबसे बड़ा ऑप्शन सही होगा तो वो अपने अनुभवों को लिखना। मतलब अगर आप किसी बच्चे का लेखन कौशल का मूल्यांकन करना चाहते तो आप उससे कहें आप अपने अनुभवों को लिखें। मतलब अपने अनुभवों को जब वो लिखेगा तो अपनी भाषा में लिखेगा, तो आप देखिए उसका अनुभव किस प्रकार के हो, किस तरह से उनको व्यक्त कर रहा है, उसके लेखन कौशल को दोस्तों क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ऑप्शंस आपके सामने। भाषा संसाधनों का अभाव, भाषा सिखाने के संसाधन जो उनका क्या है? अभाव है, ठीक है, चुनौती है। भाषा, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, बच्चों की भाषा संचार साधन जो चल रहे हैं, संचार साधन है, उनके प्रभाव से मुक्त रखना, ये भी चुनौती है, ठीक है। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ये भी चुनौती, मतलब बच्चों को भाषा क्यों सीखना है इसका महत्व समझाना, ये भी चुनौती, ठीक है। अच्छा पहला ऑप्शन देखिए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अच्छा सबसे बड़ा भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या होगी? पहले आप जिस क्लास में जा रहे हैं, पहले आप देखें उस कक्षा में एक ही भाषा के बच्चे हैं कि बहुभाषी हैं। अगर बहुभाषी कक्षा की शिक्षा है वो, मतलब बहुभाषी में अनेक भाषाओं वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप रणनीति बनाएं कि आप सारे बच्चों को एक साथ कैसे हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबकी भाषाएं बहुत अलग अलग, बच्चों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो बहुभाषी कक्षा में अगर आप शिक्षक के रूप में जा रहे हैं, सबसे बड़ा जो वहाँ पर रणनीति तय करनी होगी बहुभाषी का शिक्षण, सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। सारी जो ये चीज़ें हैं, ये जो चुनौतियां हैं, ये सब इसके सामने क्या है? फीकी पड़ रही, मतलब हल्की हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती आपकी पड़ रही है। सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों आपके सामने यही वाली है, बाकी ये क्या है? कमजोर हो रही चुनौतियां। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या? पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण में जो है पाठ्य पुस्तक क्या होती है? ठीक है, अनावश्यक है? नहीं, अनावश्यक नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं कहा था। अनावश्यक नहीं, आवश्यक है। एकमात्र संसाधन नहीं, एकमात्र संसाधन आप उसको बोल कर भी समझाते हैं और भी तरह तरह की चीजें समझाते हैं। साध्य है, न केवल साधन, साधन है, ठीक है। साधन ऑप्शन दोस्तों यहाँ दिया हुआ है। तो भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तक है, एक आपकी साधन का काम करती है, ठीक है। वहाँ पर क्या हेल्प करती है आपके, बाकी आप उसमें और भी अदर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, बोलते भी हैं, इस कहानियों द्वारा समझाते हैं, लेकिन जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वो आपको वहाँ पर साधन काम करती है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, गृह कार्य के संबंध में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के संबंध में कौन सा कथन उचित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने देना हैं। क्या है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। अच्छा ये देखिए, पहले दूसरा ऑप्शन पहले हटा दिए। अब आप बच्चे को गृह कार्य दे रहे हैं, उसमें अभिभावक का क्या मतलब है? उनको व्यस्त रखने के लिए आप गृह कार्य दे रहे हैं क्या? तो ये तो ऑप्शन हटा ही दीजिए। क्या है? हटा दीजिए इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। नहीं, देखिए अब इसमें आप समझिए, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ये तो कोई बिल्कुल एकदम मैंडेटरी नहीं है कि बिल्कुल गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ये भी ऑप्शन क्या हो जाए? गलत है, ठीक है। अब इसमें 2 ऑप्शन बचते हैं। तीसरा है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाए। गृह कार्य कक्षा में
किए गए कार्य का अभ्यास में, अच्छा आपने कक्षा में जो कार्य किया, ठीक है, वो तो आपने कार्य किया, उसका अभ्यास, उसके सवाल तो आप लगाएंगे मतलब उसको आप तो पढ़ तो रहे ही होंगे, तो उसका तो अभ्यास हो ही रहा है। अब इसमें क्या है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृहकार दिया जाना चाहिए, ये गृहकार के बारे में ये कथन जो है क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। मतलब जो बच्चे की जितनी क्षमता है उसके जितना भी स्तर है उसके अनुसार उसको गृहकार क्या होना चाहिए, दिया जाना। ऑप्शन जो हमारा सही होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, असत्य है लिखा हुआ है ना। ऑप्शंस हैं 4 आपके सामने, कौन कौन से। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अगर सुधार के नाम पर, ठीक है, और ऑप्शन पहले और देख लेते, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन मतलब सीख लेंगे। बच्चे मतलब अगर अच्छा परिवेश उनको मिल रहा है, भाषा परिवेश समृद्ध मिल रहा है, तो अपने आप से वो सहज रूप से भाषा सीख लेंगे। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसमें असत्य है, ये तो ये सत्य वाले में चला जाएगा, किसमें, सत्य वाले में। हटा दीजिए इसको, आगे देखिए। मतलब 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 हटा दीजिए। तीसरा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये कोई मतलब नहीं। बच्चे भाषा की भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय, इसका मतलब समझ, इसका मतलब बच्चे जो है आप अलग अलग मातृभाषा में अपने सीखते हैं, जैसे भी सीख के आ रहे हैं, तो उनकी जो है वो भाषाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो उसमें क्या, उसी के साथ जो है विद्यालय आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो ये क्या हो, ये भी ऑप्शन सत्य वाले में चला जाएगा, ये भी ऑप्शन हटा दीजिए। अब पहला और चौथा देखिए। चौथा देखिए पहले, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। नहीं दोस्तों, ये नहीं होता है। अगर बच्चे की भाषा संकल्पना है और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश, मतलब उसको जो परिवेश मिल रहा है उसमें अगर विरोधाभास होगा तो ये भाषा सीखने में सहायक नहीं होगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये कथन दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, ये सहायक नहीं हो जाता, वहां पर क्या हो जाएगा, दिक्कत करेगा उनको ना, ठीक है। अच्छा, पहला वाला ऑप्शन, सुधार नाम पर की जाने टिप्पणियों निरर्थक अभ्यास से बच्चों में क्या अरुचि उत्पन्न, बिल्कुल। अगर निरर्थक आप टिप्पणियां कर रहे हैं, ठीक है, और निरर्थक अभ्यास कर रहे हो, ऐसे टीका टिप्पणी करो, तो उसमें क्या बच्चे भी अरुचि उत्पन्न हो जाती है, फिर वो सीख नहीं पाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन को दोस्तों हटा देंगे, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा निर्देश क्या है, 106 से 114 गद्यांश को पढ़कर निकल, गद्यांश आ गया हमारा, पढ़ते हैं गद्यांश। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की, ठीक है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए डायरी में, वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हुआ लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा, ठीक है। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध क्यों न जा रही हो। इससे हमारे हम में सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। देख लीजिए आप लोग दोस्तों फिर से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन तरफ देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। क्वेश्चन आपने पढ़ा, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने ऊपर देखा हो, ये देखो दोस्तों क्या था, मनु ने अपने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिखी सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी उस पर हस्ताक्षर करते। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा, काटने गति के हिसाब से अपने विचार, डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे ये क्या है दोस्तों, ये लाइन गांधी जी ने लिखी थी ना, तो गांधी डायरी में वगैरह सब के लिए, तो मतलब इसमें क्या, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो मनु ने क्या किया था, मनु ने उसने डायरी वगैरह सब का प्रयोग किया था, हो जाएगा ना। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, बस बात हो गई ना सही, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर आपत्ति क्यों जताई, वगैरह शब्द पर आपत्ति क्यों जताई। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। वे चाहते थे किन की बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए, वगैरह शब्द की जगह आदि का शब्द का प्रयोग सही, गांधी चाहते थे सही भाषा का प्रयोग हो, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ देखते हैं हम। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, वगैरह शब्द का कोई स्थान, जिसने जो पढ़ा है वह लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाए, मनु ने, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि वगैरह, इसमें क्या है, जो मतलब जो बातें हुई हैं वही लिखी जाएं, ठीक है।
अब इसमें क्या हो जाएगा, वगैरह शब्द, अब जैसे उन्होंने क्या वगैरह, अब इसमें चार ऑप्शन आप देखिए, वे बात चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए, नहीं ऐसे ज्यों तो ने जिसने जो पढ़ा है वो लिखा जाए, ज्यों का त्यों का मतलब जैसे जैसे आपने पढ़ा है वैसे लिखा जाए। वगैरह शब्द का ये ऑप्शन गलत हो गया। गांधी चाहते हैं सही भाषा प्रयोग, ये भी गलत हो जाएगा। अब वगैरह शब्द में कार्य और विचारों की स्पष्टता नहीं है, वगैरह शब्द में दोस्तों क्या है, कार्य और विचार जो हैं वो स्पष्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने इसीलिए वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इन्होंने लिखा हुआ है वगैरह का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसलिए इसमें सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चौथा वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। गांधी जी ने इबादत इबादत जब की जाती है दोस्तों तो उसमें पूरी निष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी से की जाती है। ठीक है, दोनों में समय लगता है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हो सकते हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, ऐसा भी हाँ बिल्कुल रोज क्या, रोज तो किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इबादत में करने में क्या आता है, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी। ये ऑप्शन दोस्तों पहला नंबर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नहीं सही कर सकते। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है इसमें आप अपने तर्क के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देंगे, इसमें जो भी सही होगा वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग से होगा। बेशक आपका तर्क कितना ही प्रबल क्यों ना हो, लेकिन सही उत्तर वही माना जाएगा जो पैराग्राफ में होगा। इसलिए आप अपना तर्क बाद में यूज करें, पहले आप पैराग्राफ पूरी तरह से चेक करें, पूरी तरह से उसको टटोले, भीतर तक जाए, उसमें चेक करें उसको कि इसमें आंसर उसमें है कि नहीं, आंसर उसी का ही होना चाहिए, आप अपना तर्क नहीं दे सकते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, डायरी लिखना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का समय अच्छा गुजरता है। ये तो कोई बात ही नहीं, डायरी इसलिए नहीं लिखी जाती, पहला ऑप्शन गलत। गांधी जी से महत्वपूर्ण, गांधी जी के महत्वपूर्ण मानने से डायरी नहीं महत्वपूर्ण, ये भी गलत हो जाएगा। इससे व्यक्ति पूरे दिन का कार्य जमा खर्च का हिसाब हाँ कर सकता है, कोई इंपॉर्ट हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसके ऊपर देखिए, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है, स्व मूल्यांकन। अच्छा, कोई भी अपने आप विचार किसी जगह लिखते हैं, उसके बाद आप उसका पढ़ते हैं तो आप खुद आप देखेंगे कि आपने कहाँ गलतियाँ की, क्या आपने आज सही किया, क्या अच्छाई की, क्या गलती की। तो इसमें इसका इस जगह यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे, डायरी गांधी जी पढ़कर क्या करते थे। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा कि या ये देखिए लाइन क्या लिखी, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर क्या करते, हस्ताक्षर करते थे। तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे दोस्तों, क्या करते थे, अब देखिए हस्ताक्षर वाला ऑप्शन है ये, हस्ताक्षर करते ताकि जांच का प्रमाण पर, ये चौथा ऑप्शन है, डायरी पर हस्ताक्षर करते या देखते थे व्यक्ति अपने विचार विचार किस दिशा में जा रहा। अच्छा, सिर्फ हस्ताक्षर नहीं करते, उसमें आपने अभी देखा ना वगैरह शब्द वगैरह उन्होंने प्रयोग करने के लिए मना किया, इसका मतलब वो विचार देखते भी थे कि कौन व्यक्ति किस विचार में जाए। चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, क्या है, 111 नंबर, प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है। अब इसमें देखिए समास इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना, अव्ययी भाव समास, इसमें क्या है, प्रथम पद अव्यय हो जाता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ा हुआ कितना पच गया, पढ़ा हुआ कितना पच गया क्या अर्थ है। अब पढ़ा हुआ पचने का मतलब यहाँ पर खाना तो पचाने की बात हो नहीं, पढ़ा हुआ मतलब आपने जो पढ़ा उसको आपने कितना सीखा है, कितना सही उच्चारण, ये गलत है। पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया, हाँ ये हो सकता है। पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। अच्छा, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया, आत्मसात मतलब कितना ग्रहण किया है। तो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 113 नंबर, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का, काम, कारज, सेवा नहीं, काज इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, काज जो है सही आंसर हो जाएगा। विचार शब्द में इक प्रत्यय, विचार, विचार में जब इक लगाते हो वैचारिक हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वैचारिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के लगाइएगा, वैचारिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पद्य वाला एक आ गया, क्या है देखिए, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। किसने लिखा दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी जी ने। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। अब ना तुम गहरी नींद में सो सकोगे, गीत गाकर मैं तुम्हें जगाने आ रहा हूं। गहरी नींद में सोने का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब आप बिल्कुल सो रहे हैं, आपको कोई खबर ही नहीं, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बेखबर उड़ना। ठीक है, आगे, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, क्वेश्चन है कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। इसमें क्या है देखिए, क्या है, तुम्हें
अरुण कल्पना से अचल अतल अस्ताचल जाने तुम्हें जाने न दूंगा, मतलब क्या है, पाताल में अतल अतल गहराई में जहाँ सूरज कभी लोगों को पतन की राह पर, मतलब गिरने नहीं देना, पतन की राह पर जाने नहीं देना चाहता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 117 नंबर, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? चार ऑप्शंस हैं। जो बहुत परिश्रमी, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो आकाश की ऊंचाई छूना चाहते हैं, जो जीवन कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर आंसर जो हो जाएगा आपको, तो इसमें जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इनके लिए दोस्तों बात कर रहा है कवि। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? 118 नंबर है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? अच्छा, अभी आपने सोच रहे होंगे या कवि का दायित्व तो ये तो गलत ही हो जाएगा, सुबह हो गई भी गलत। अब आप सोच ताकि लोग गीत सुनकर, नहीं, ये उसका उद्देश्य नहीं, गीत तो सुनाकर अब वो अपना संदेश दे रहा है। सही आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार, अब इसमें अलंकार देखिए कौन सा है, अनुप्रास यमक श्लेष, अनुप्रास श्लेष उपमा रूपक। ऐसे देखिए इसमें हो जाएगा दोस्तों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो जाती है, बार बार होती है। जैसे इसमें आ वर्ण की आवृत्ति देखिए बार बार हुई, आ। कविता का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है अच्छा, कविता का उपयुक्त हर्ष हो सकता है क्या? हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी, ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, कोलाहल आकाश। अच्छा, जागृति, जागृति मतलब क्या, जगाना हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या कवि लोगों को संदेश देकर जगा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों हमारा हिंदी सेक्शन का आज का अंतिम प्रश्न जो है, ये कौन सा सेट, कौन सा आपका 26 जून 2011 का हिंदी का पेपर था, सॉल्व पेपर था जो है, जो मैंने आपको सॉल्व कराया। हमारी सीरीज चल रही है। अगर आपको आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे सीरीज का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।